नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम उत्सर्जन तंत्र के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। उत्सर्जन तंत्र, इससे पहले हमने पाचन तंत्र के विषय में पढ़ लिया है, श्वसन तंत्र के विषय में अध्ययन कर लिया है और परिसंचरण तंत्र के विषय में अध्ययन कर लिया है। पीछे हमने परिसंचरण तंत्र से संबंधित 100 क्वेश्चन देखे हैं, जिससे संबंधित 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन है ये पूरे परिसंचरण तंत्र को टॉपिक कवर करके बनाए गए हैं और इनसे बाहर आपको परिसंचरण तंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो आज हम उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में डिटेल से देखेंगे। यह जो टॉपिक है ये 12th क्लास की जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा हम बात करें तो नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी यह टॉपिक दे रखा है। इसके अलावा हम बात करें तो 10th क्लास के सिलेबस में यह टॉपिक, और जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र से आते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, देखो सामान्यतः बात करूँ तो हमारे जो शरीर में बहुत सारी उपापचय क्रियाएं होती रहती है, और ये क्रियाएं होती कहाँ है, तो ये क्रियाएं सेल्स के अंदर होती है। ये मान लीजिए कोई सेल्स है और इस सेल्स में बहुत सारी उपापचय क्रियाएं होती हैं, और उपापचय क्रिया को मैं आपको दर्शा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर A+B मिलकर के बनाते हैं C, और इसी प्रकार से कोई Z है वो टूटता है X+Y में, और इनके साथ में कुछ अपशिष्ट मटेरियल बन जाते हैं। उनको मैं आपको रेड कलर में यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्टार बना करके। ये मान लीजिए अपशिष्ट हो गया। ये अपशिष्ट मटेरियल जो कि हमारे शरीर के लिए अनावश्यक पदार्थ होते हैं। देखो ये जो क्रिया होती है ये क्रियाएं कहलाती हैं उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं। ये लगातार हमारे शरीर में होती रहती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये सभी क्रियाएं मिलकर के मेटाबॉलिज्म कहलाती है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप जो आवश्यक पदार्थ तो बनते हैं, और इन आवश्यक पदार्थों के साथ में जो आपको रेड कलर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस गोले में, ये अनावश्यक पदार्थ भी बन जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाते हैं। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। हानिकारक होते हैं। इस कारण इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, और इस शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है, शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो कहलाती है उत्सर्जन। यानी कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी कि उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ आवश्यक पदार्थों के साथ में कुछ अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं, जिन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, और इनको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है उत्सर्जन। अब नेक्स्ट हम बात करें, देखो ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये होते कौन कौन से हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। देखो अपशिष्ट पदार्थ जो होती हैं वो CO2 हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें, देखो जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, देखो अत्यधिक महत्वपूर्ण यही होती हैं, यही हमारे शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये अत्यधिक घातक होते हैं, और इनको हमारे शरीर से निकालना अति आवश्यक होता है। CO2 जो होती है तो ये कब बनती है? जब हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि हमने ग्लूकोज ग्रहण कर लिया
और ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप यहाँ पर हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ में CO2 मुक्त होता है। ये CO2 हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसके द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो CO2 तो हम क्या करते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं और इनको बाहर निकालना बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अमोनिया, एक तो अमोनिया हो गई। इसके बाद में दूसरी बात करें तो यूरिया हो गई। यूरिया का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, NH2CO NH2। तीसरा हो जाएगा यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। देखो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो इन तीनों के आधार पर हम आगे जीवों को 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। अब उन्हीं की हम बात कर लेते हैं कि जीव है वो इन अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला इसमें हो जाएगा अमोनोटेलिक, दूसरा हो जाएगा इसमें यूरियोटेलिक, दूसरा इसमें यूरियोटेलिक हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा यूरिकोटेलिक। तो इन तीनों को हमें ध्यान में रखना है। अमोनोटेलिक वे होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरियोटेलिक वे होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक वे होते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब एक एक करके हम तीनों के विषय में देखते हैं। सर्वप्रथम हम अमोनोटेलिक की बात करते हैं। पहला आ जाएगा आपका अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक वे एनिमल्स जो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इन सभी जो अमोनोटेलिक ग्रुप है इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, वे जीव जो अमोनिया का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया जो होती है, अमोनिया क्या होती है, अत्यधिक विषैली होती है। अमोनिया अत्यधिक विषैली होती है, इसको शरीर से जल्दी से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, यानी कि शरीर के लिए बहुत ही अत्यधिक हानिकारक होती है, और इसलिए इन्हें तुरंत ही शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। अमोनिया है ये जल में विलेय होती है, जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील होती है, और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता
होती है। यानी कि अमोनोटेलिक जो जीव होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया जो होती है बहुत अत्यधिक विषैली होती है और हमारे शरीर में अधिक समय तक रहने पर हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है। जल में घुलनशील होती है, इस कारण शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। और वे एनिमल्स कौन से होते हैं जो क्या करते हैं, जल की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी कि जितने भी जलीय जीव होते हैं, जितने भी जलीय जीव होते हैं यानी कि अधिकांश जलीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनोटेलिक प्राणी होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो मछलियां होती हैं वो इस ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। यानी कि अधिकांश जलीय जीव जिनमें हम मछलियों को शामिल करते हैं वो अमोनोटेलिक प्राणी होते हैं, क्योंकि ये जल में रहते हैं, इस कारण इनमें जल की अत्यधिक मात्रा होती है, तो ये आसानी से अमोनिया का उत्सर्जन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप आता है उसकी बात कर लेते हैं हम, वो आता है यूरियोटेलिक। दूसरा आ जाएगा इसमें यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक यानी कि वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, NH2CO NH2। यानी कि वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वे यूरियोटेलिक कहलाते हैं। अब देखो यूरिया की बात करें तो यूरिया क्या होती है, ये जल में घुलनशील होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। यूरिया जल में घुलनशील होती है और इसके निष्कासन के लिए देखो अमोनिया के निष्कासन के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, लेकिन यूरिया के निष्कासन के लिए भी क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है, लेकिन कम मात्रा में। यूरिया के निष्कासन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। यूरिया के निष्कासन के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जब अमोनिया का निष्कासन होता है उसकी तुलना में इसको बहुत ही कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अब देखो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, यूरियोटेलिक प्राणी कौन से होते हैं, तो जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी कौन से होते हैं, जिनमें हम आते हैं, जैसे कि मनुष्य, खरगोश, ये सभी जीव जो स्तनधारी होते हैं वो सभी यूरियोटेलिक होते हैं। इनमें जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होती है। इसके अलावा जो उभयचर जीव होते हैं, उभयचर यानी कि जो मेंढक वगैरह होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, यूरियोटेलिक प्राणी होती हैं, इनमें यूरिया का उत्सर्जन होता है। अब नेक्स्ट हम तीसरे प्रकार का जो है उसकी हम बात करें तो वो हो जाएगा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक की बात करें तो इनमें जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। यानी कि ये वे जीव होते हैं जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल जो होता है ये जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, ये जल में अघुलनशील होता है और इसके लिए इसके निष्कासन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, जल की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो यूरिक अम्ल होता है इसके निष्कासन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है और इसका जो उत्सर्जन होता है तो देखो ठोस पदार्थ के रूप में होता है या फिर लेई के रूप में होता है। जैसे आपने पक्षियाँ जो बीट वगैरह करते हैं तो वो आपने देखी होगी किस प्रकार की होती है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, इनका जो उत्सर्जन होता है वो या तो ठोस पदार्थ के रूप में होगा या फिर एकदम से लेई के रूप में होगा। तो इसके जो उदाहरण हैं, आपको उदाहरण ध्यान में रखने हैं, तीनों के उदाहरण कौन कौन से हैं,
तो इसके उदाहरण हो जाएंगे पक्षी वर्ग जो होते हैं, ये पूरे ही पक्षी होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी होते हैं। इसके अलावा जो सरीसृप ग्रुप आता है, सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। और जो आर्थ्रोपोडा का जो कीट समूह होता है, जितने भी कीट होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी होते हैं। तो हमने तीनों प्रकार देख लिए हैं, एक बार तीनों की फिर से हम बात कर लेते हैं। यानी कि पहला हमने पढ़ा अमोनोटेलिक। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एग्जाम्पल से बनते हैं। अमोनोटेलिक जो होती हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और इसके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं कि अधिकांश जो जलीय जीव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होती हैं। और इनमें मुख्य रूप से जो मछलियाँ होती हैं वो इस ग्रुप के अंदर आती हैं, जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। नेक्स्ट हम दूसरे बात करें तो दूसरा हो जाएगा यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक की बात करें तो ये क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और इसके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं कि इसके एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं वो सभी क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिनमें स्तनधारियों में मुख्य रूप से जो मनुष्य, खरगोश, ये सभी आते हैं। और उभयचर जो वर्ग है वो भी यूरियोटेलिक होता है। तीसरे प्रकार का इसमें हो जाएगा यूरिकोटेलिक। तीसरे प्रकार का हो जाएगा यूरिकोटेलिक। तो जो यूरिकोटेलिक होते हैं ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सरीसृप जो वर्ग होता है वो क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। जो पक्षी वर्ग है वो करता है। और इसके अलावा हम बात करें जो कीट होते हैं वो सभी क्या करते हैं, यूरिकोटेलिक प्रकार के प्राणी होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो है। इसमें हमने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें देखी हैं कि एक तो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार के एनिमल्स होती हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। तीनों का बारे में आपको ध्यान में रखना है। और मुख्य रूप से जो उदाहरण होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि अमोनोटेलिक प्राणियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, यूरिकोटेलिक प्राणियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, या यूरिकोटेलिक प्राणियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।